नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज हम लोग का उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए हैं, तो आज उसके लिए हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो हम बना चुके हैं, तो जो लोग अभी तक नहीं देखें उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। और काफ़ी आपके पास कम टाइम रह गया फ्रेंड्स, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा घर पर कीजिए आप लोग। तो आइए बिना विलम्ब किए, बिना देरी किए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, क्या होते हैं? सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कल वाला सेट में भी आया था, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए, जो ये स्वर होते हैं इनका जो उच्चारण होता है स्वतंत्र होता है। आप लोग सभी जानते हैं इसको उच्चारण करने में किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, लेकिन जो व्यंजन होता है इनके उच्चारण में सहायक होते हैं कौन? स्वर होते हैं। कौन होते हैं? स्वर। तो आप यहाँ से 2 चीज़ सीख गए। पहला चीज़ कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। दूसरा चीज़ कि व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें भी स्वर कहा जाता है। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 11। कितनी है? 11। अगर व्यंजन पूछा जाता है तो कितना बताएंगे आप? 33 बता लेंगे। कितना? 33 बताएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। विराम चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में सही से किया गया है उसी को आपको बता देना है, ठीक है। पहला है कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, और यहाँ पर देखिए अल्प विराम लगा भी है, खिलौने, फिर उसके बाद अल्प विराम के बाद से कपड़े और जूते हैं। तो ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। तो यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगाया गया, तो इसलिए गलत हो गया। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, अल्प विराम लगा, ऐसा ये कपड़े और जूते हैं। ये भी क्वेश्चन है, विकल्प है सही के रूप में। अभी बताते हैं कहाँ पर गलती होगी। अगला है कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने। तो ये तो ऐसे ही लग गया कि गलत हो गया। अब बच गया आपका विकल्प ये पहला और सी, यानी कि पहला और तीसरा आपका विकल्प। दोनों में देखिए क्या है, तो दोनों में अंतर ये है कि जो ये नए नए शब्द आया हुआ है, आप लोग जानते हैं कि जब भी एक कोई शब्द 2 बार रिवीजन होता है, रिपीट होता है, तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा, इसलिए विकल्प गलत हो जाएगा और पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अल्प विराम भी लगाया गया है, यहाँ पर और भी लगाया गया है, यहाँ पर योजक चिन्ह है। तो पहला आपका विराम चिन्ह से जो क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा, इसमें दूसरा का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4 विकल्प दिया गया है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर होता है। तो विकल्प नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कल के भी वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें वहाँ पर सर्वनाम के भेद पूछा गया था, तो हमने बताया था भेद। अगर सर्वनाम के भेद पूछा जाता है तो 6 बताएंगे। सर्वनामों की अगर संख्या पूछा जाता है कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर चौथा का सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर इसी का भेद पूछता है या प्रकार तो कितना बताएंगे? 6 बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रविशेषण को कमता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा गया है? प्रविशेषण को कमता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है, इस चीज़ को पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रविशेषण को कमता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा गया है। क्या है? अंतर विशेषण की संज्ञा दी है। कौन? कमता प्रसाद गुरु ने। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ये भी कल क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिया से आया था, तब वहाँ पर डिस्कशन इसके लिए किए थे क्रिया को लेकर, ठीक है। फिर आज क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया का देखा जाए तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है आपका सकर्मक क्रिया। कौन सा? सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। कौन? अकर्मक क्रिया। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह ऐसा दौड़ा
कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा जो आया हुआ है, ये ऐसा वो क्या है, ऐसा क्या है? तो आप लोग अगर अव्यय पढ़े होंगे तो आप लोग बता देंगे कि ये आपका विशेषण तो है नहीं, संज्ञा है नहीं, क्रिया विशेषण है नहीं, ये है क्या? तो अव्यय है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताना है। लिंग के आधार पर, यानी कि पहला क्या है आपका पुरुष है, दूसरा आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो श्रीमान का आपका स्त्रीलिंग होगा श्रीमती जी, विद्वान का विदुषी, ये भी सही है, युवा का युवती, ये भी सही है, दाता का दत्री नहीं होता है, दाता का दात्री होता है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर बस अगर इस तरीके से लिख दिया होता दात्री तब ये सही होता, लेकिन ये दत्री लिख दिया इसलिए क्या होगा? गलत होगा, असंगत हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि चाय जो शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। कब? हमेशा एक वचन में प्रयोग में लाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण भूतकाल, तो देखिए था तो आएगा, ये है यहाँ पर तो गलत हो गया, यहाँ पर भी था है, ये रोया, ये भी गलत हो गया। था एक पहले में है, एक पहले में है और एक डी में, तो देख लेते हैं इसका विकल्प। पहला कि ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू सो गया था, तो ये तो पूर्ण हो गया है जी, तो ये यहाँ पर अपूर्ण पूछा गया, तो ये हो जाएगा ज्ञानू रो रहा था। ओके, विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का, तो हमने विकल्प बताया था भाववाच्य 3 प्रकार का, भाववाच्य, कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य, जिसमें से जहाँ पर भी नहीं दिखाई दे देगा वहाँ पर आंख बंद कर भाववाच्य मार दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता, यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ओके, 11 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर कौन सा क्वेश्चन है? तो ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पहला विकल्प है कि कारक के भेद होते हैं। कल के भी क्वेश्चन में आया था कारक से रिलेटेड, तो हमने कल बताया था कि जो कारक के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं जी? तो ये आपके भेद होते हैं, कितने होते हैं? 8। कितने? 8 होते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कारक के जो 8 भेद होते हैं, तो कारक के विभक्ति को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि विभक्ति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो देख लीजिएगा कारक के विभक्तियाँ, इसे कारक का भेद पूछा गया तो 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि आद्रक का तद्भव रूप क्या होगा? यानी कि तत्सम है तो ये इसका अदरक होता है, यानी कि अदरक हो जाएगा। कौन सा? अदरक, यानी सी हो जाएगा। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कल भी आया था क्वेश्चन उपसर्ग से, तो हमने बताया था कि उपसर्ग, सबसे पहले जान लीजिए कि उपसर्ग शब्द अगर आ जाता है कि उपसर्ग शब्द जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं? कहाँ जुड़ते हैं जी? तो विकल्प में दिया रहेगा, कहाँ पर? शुरू में। कहाँ? शुरू में, या पहले। कहाँ? पहले, या तो आदि एक शब्द आता है, आदि, इसका मतलब इस पहले ही होता है। तो तीनों में से कोई भी दिया रहेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब कि उपसर्ग शब्द जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं जी? तो शुरू में जुड़ते हैं, या तो पहले जुड़ते हैं, या तो आदि में जुड़ते हैं। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि जो अनुगामी है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अनुगामी में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आप बताइएगा। अनुधन गामी, अगर इसको तोड़ेंगे तो अनुधन क्या हो जाएगा? गामी हो जाएगा। इसलिए 14 नंबर का जो विकल्प होगा सी हो जाएगा, अनु। कौन सा हो जाएगा? अनु हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फिर वही प्रत्यय आगे कल भी आया था। तो प्रत्यय शब्द, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रत्यय शब्द जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं? तो बताएंगे कि शब्द शब्दांश के अंत में या बाद में, आया समझ में, या अंतिम में, वही चीज होता है, ये सब प्रत्यय जुड़ता है। क्योंकि यहाँ पूछा है कि रक्तिमा में कौन सा आपका प्रत्यय है, तो रक्तिमा में कौन सा आपका प्रत्यय हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि रक्तिमा में, देखिए यहाँ पर हर्षी लगा गया, छोटी ई लगाया गया है, तो छोटी ये बड़ी तो होगा नहीं, अम्मा इसमें है नहीं, माँ है नहीं, यानी कि ईमा हो जाएगा। रक्तिमा में कौन सा हो जाएगा? ईमा प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि अनुराग का विलोम, तो अनुराग का सभी लोग जानते हैं कि विराग होता है। क्या होता है? विराग होता है, यानी कि पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला कि अनय शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा? अनय, अनय का विपरार्थक यानी विलोम शब्द पूछा गया है कि क्या होगा, तो अनय का क्या हो जाएगा? नय हो जाएगा। क्या होगा? नय हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची नहीं है? जैसे क्वेश्चन है कि मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, तो पास जो यही है आपका रेखांकित शब्द है, पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है जी। देखिए, तो पास मतलब क्या होता है? निकट भी होता है, पास मतलब समीप भी होता है, पास मतलब क्या होता है? सन्निकट भी होता है, लेकिन दूर नहीं होता है। ठीक है, तो यही पूछा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आप बताएंगे कि दूर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कि आडंबर का प्रवाची शब्द नहीं है। कौन से इसमें आडंबर का प्रवाची नहीं है? तो आडंबर मतलब क्या होता है? ढोंग रचना, ये भी होता है, पाखंड भी होता है, ढकोसला भी होता है, लेकिन दर्प नहीं होता है। इसलिए विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते समय जल्दीबाजी मत कीजिएगा, एक बार नहीं है कि हाँ, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से विद्यार्थी अक्सर 1-2 क्वेश्चन गलत कर देता है क्वेश्चन समझने के में अगर उसका फेर होता है। तो चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक शब्द पूछा गया कौन सा है इसमें? तो गुलाब नहीं, चमेली नहीं, रात रानी नहीं, बेला आपका जो ये अनेकार्थक शब्द देते हैं। विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? ये पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। देख लेते हैं। देखिए, अनिल और अनल, तो अनिल का मतलब होता है हवा, अनल का मतलब होता है आग, ये तो सही है। अंश, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, और इस अंश का मतलब होता है कंधा, ये भी सही है। अपेक्षा यानी कि आशा किसी से करना, उपेक्षा यानी कि निरादर करना, ये भी सही है। तो जब ये तीनों सही हो गया तो आपका कौन सा डी वाला आपका क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सही, यानी कि यही आपका सही नहीं है अर्थभेद से, तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। एक सही शब्द का चयन करना है। एक शब्द वाला पूछा गया है परलोक से संबंध रखने वाला। परलोक से संबंध रखने वाला तो पारलौकिक होता है। यहाँ पर देखिए, बस समझना होता है। यहाँ पर ये पहला नहीं होगा, ये होगा। यही दोनों में आप विद्यार्थी कन्फ्यूजन में होता है, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि पारलौकिक यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर लिखा है पारलौकिक। तो विकल्प नंबर आपका 22 का डी ही सही होगा, पारलौकिक ही होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। जिसका मूल्य न आंका जा सके, जिसका मूल्य न आंका जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसके लिए मूल्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे क्या कहा जाता है? अमूल्य कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? अमूल्य कहा जाएगा। ओके, चलिए 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। क्या होता है? ए हो जाता है। तो कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो स्वर आप लोग का बता दें संधि के बारे में। संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इसमें जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। आप लोग पढ़े होंगे कौन कौन होती है। तो दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, आदि संधि हो गया, अयादि संधि हो गया। ठीक है, तो आपके 5 होती हैं संधियाँ। तो इसमें आप लोग जानते हैं यण संधि होता है एक यहाँ पर, चौथा में और लास्ट में अयादि होता है। यानी कि यहाँ पर एक यण संधि नहीं दिया गया है। 5 होते हैं स्वर संधि के, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इसमें पूछा गया कि अ या आ के बाद अगर ई और ई आ जाए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो ए किस में हो जाता है? तो आप जानते हैं गुण संधि में ए होता है। ए और ए किस में आता है जी? आपका गुण संधि में। तभी तो 1 धन 1 बराबर क्या होता है? एक एक होता है, मतक होता है। ये सब किस में जाता है? ये सब गुण संधि में जाता है। तो ये हो जाएगा गुण संधि। 25 नंबर के अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो कल भी हमने बताया था समास आया था, समास के 6 भेद होते हैं। उनमें कौन कौन किसका उसमें जो प्रधान होता है, प्रथम पद, द्वितीय पद, सब हमने कल बताया भी था। ठीक है, तो समास के 6 भेद होते हैं। 4 को तो दिखाई दे रहा है, अभिव्यक्ति समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। 2 आपका नहीं दिखाई दे रहा है। कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा है? तो एक नहीं दिखाई दे रहा है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास नहीं दिखाई दे रहा है। और तीसरा और एक छठवा जो नहीं दिखाई दे रहा है कर्मधारय समास। क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि अपाद मस्तक में कौन सा है, तो यहाँ पर आ, ऐसा ही आ दिखाई दे रहा है। तो जब भी दिखाई दे तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्यय से ही बना है। तो ये हो जाएगा अपाद मस्तक में कौन सा? अव्ययभाव समास। फिर से मैं बता दे रहा हूँ अव्ययभाव समास में, और सॉरी समास का बता दे रहे हैं कि समास आपके 6 होते हैं। 4 को ये दिया गया है, 4 दिया गया यहाँ पर। 5वां होता है कर्मधारय, 6वां होता है आपका कौन सा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास आपका अव्ययभाव में आपका प्रथम होता है, और बाकी जो 3 बच जाता है कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, इनका उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें संख्या के बारे में बात की जाती है। ओके, इसमें कारक संबंधित आ जाता है। तो इस तरीके से समास के बारे में आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा इसमें अशुद्ध है आपका वर्तनी की दृष्टि से? ठीक है, देख लेते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो पहला कि यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। पहला तो सही है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, ये भी सही है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, ये भी सही है।
यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। निर्माण नहीं, निर्माण, यहाँ पर निर्माण ही गलत लिख दिया गया है, निर्माण ऐसे लिखा जाता था, यानी कि विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी ही आपका क्या है, सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है कि रस के अवयवों की संख्या कितनी है। तो कल भी हमने बताया था रसों की संख्या पूछता है तो रस 9 होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है। तो कल भी हमने बताया था कि जो रस के अवयव होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके, चलिए अनुष्टुप है क्या है, तो एक ये छंद है। अनुष्टुप क्या है जी, तो ये आपके एक छंद है। छंद आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे अनुष्टुप आपको देखने को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा गया तुलसीदास सिदत, तो ये आपका चूंकि है तो अनुप्रास अलंकार, लेकिन अनुप्रास अलंकार देखिए कल भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें कल वाला में आया हुआ था अंत्य अनुप्रास, और आज क्या पूछ लिया गया, तो आज आपसे पूछ लिया गया श्रुति अनुसार। कौन सा, श्रुति अनुप्रास अलंकार पूछ लिया गया। तो एक बार आप लोग अलंकार का वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अलंकार से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। छठा जो है यानी कि 6वें नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ संपन्न हुआ था। एक सम्मेलन से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पेपर में। ठीक है, तो जो आपका 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपका लंदन में हुआ था। कहाँ पर, लंदन यानी ब्रिटेन में आपका संपन्न हुआ था। तो इस तरीके से आज का रहा 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको कमेंट कर अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे, 30 क्वेश्चन देखे होंगे, तो ईमानदारी से बताइएगा कि आपको 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। क्या 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपने सही बनाए हो। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी क्वेश्चन का लेवल क्या है, वीडियो कैसी लगी है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों के यहाँ भी सेंड कीजिए। चलिए फिर कल नए एक सेट के साथ मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।